Okay, in this class we will be discussing about types of friction. So we have various types of frictions. First of all, we will be discussing about static friction. Okay, let's discuss static friction. तो पहले हम इस स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन नोट कर लेते हैं. एक्चुअली व्हाट डू वी मीन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन? तो इट इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट when two bodies tends to slide over each other. Okay, so we can say it is the force, obviously opposing force, opposite to motion of object set up between surfaces in contact when one body tries to slide over other. Okay, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर से स्लाइड करती है ना, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सी इस तरह से अगर आपके पास यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है, इस तरह से यहां पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ब्लॉक है, लाइक दिस वे, एंड आप क्या कर रहे हो, आप इस ऊपर वाले ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, इस तरह से एक्सटर्नल फोर्स. तो व्हाट हैपन्स, ये जो ब्लॉक है ना, इट विल ट्राई टू मूव ओवर लोअर ब्लॉक. ठीक है, ये ब्लॉक ट्राई करेगा टू मूव ओवर लोअर ब्लॉक. ठीक है कि नहीं? और यहां पे जो फ्रिक्शन सेटअप होगी ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन, एफएस, स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, देख लो बेटा, ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ओके, लेट मी कॉल इट एज ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी. ब्लॉक ए जो है ना, इट इज नॉट इन मोशन, ये अभी मोशन में नहीं है, बल्कि इट इज जस्ट ट्राइंग टू बी इन मोशन. ठीक है, वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, हम यहाँ पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उस वजह से ब्लॉक ए क्या कर रहा है, इट्स ट्राइंग टू स्लाइड ओवर ब्लॉक बी. राइट, सो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन. रिमेंबर, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, द ब्लॉक विल नॉट टेंड टू मूव, ब्लॉक मूव करने की कोशिश नहीं करेगा, एंड देयर विल बी नो फ्रिक्शन. ओके, राइट, सो मींस ये पॉइंट याद रखना है यहाँ पे. इफ एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, उस टाइम पे कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगी, नो स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट्स. Okay, and if external force is non-zero, then static friction is also non-zero, right? So static friction तभी आती है जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव करने की कोशिश करता है, when it tries to tend. Okay, right? ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पर हैं, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स, तो तब भी एक फ्रिक्शन होगी, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, फ्रिक्शन नहीं होगी तब. राइट, देखो इसका ये नेम है स्टैटिक फ्रिक्शन, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द रेस्ट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू मूव, देन देयर इज अ फ्रिक्शन, एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द सरफेसेस इन कांटेक्ट व्हेन वन बॉडी ट्राइज टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी. ओके, जब एक बॉडी जो है वो ट्राई करती है टू स्लाइड ओवर अनदर बॉडी. राइट, ठीक है. अब इस स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीजें आप याद रखिएगा. सबसे पहले, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेसेस. स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड करती है किस चीज पे? नेचर ऑफ सरफेसेस पे. ठीक है, बिटवीन कॉन्टैक्ट, जो भी सरफेसेस कॉन्टैक्ट में है उन पे डिपेंड करती है. बिटवीन द सरफेसेस, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. ओके, आप देखोगे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है, कुछ सरफेसेस हैं जिनमें स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम है. ठीक है, तो मतलब प्योरली इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस. राइट, ये जो सरफेसेस दो है ना, इनका नेचर क्या है, इस चीज पे डिपेंड करता है स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू. ओके, दूसरी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन डजंट एग्जिस्ट इटसेल्फ, ये खुद नहीं होता है, इसका एक इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होता है.
ये तभी वजूद में आता है जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। इट डजंट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, ओके। सो याद रखना है, इट डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, इट डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, दैट इज, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, दैट इज व्हेन external force on the system is zero, what happens? There is no static friction, okay. When external force on the system is zero, there is no static friction, okay. You have to remember, when one object tends to move, tends to slide over other, जब एक ऑब्जेक्ट कोशिश करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लाइड करने की, तब यहां पे फ्रिक्शन आती है, अदरवाइज देयर इज नो फ्रिक्शन, ओके। अदरवाइज देयर इज नो फ्रिक्शन। एंड टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट जो कांटेक्ट में है, बिल्कुल रेस्ट पर है, देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन देम, ओके। कोई ऐसा फ्रिक्शन वगैरह उनके बीच में नहीं है, ठीक है। देखो फ्रिक्शन का मेन डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन इट इज द फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन। कहीं पे मोशन होती है या मोशन होने की मतलब कोशिश की जा रही है, ठीक है, उस टाइम पे फ्रिक्शन जरूरी होगी, ठीक है। एंड इफ देयर इज नो एफर्ट, अगर कोई कोशिश नहीं की जा रही है ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की, so therefore there will be no force, okay. So if external force is zero, simply you will say that there is no static friction, कोई static friction का वैल्यू नहीं होगा, okay, right. अब यहां पे एक चीज है, static friction जो है ना, it opposes like other frictions, जैसे बाकी भी frictions होती हैं, तो it opposes that, ये मोशन को अपोज करते हैं, लेकिन किस मोशन को? impeding मोशन को, ठीक है। ये एक्चुअल मोशन नहीं होते, impeding मोशन। इंपीडिंग मतलब विच इज, जो भी शुरू तो नहीं हुआ है लेकिन होने वाली है, ठीक है, विच इज एट द वर्ज, जो बस अभी अभी होने वाली है, शुरू होने वाली है, ठीक है, स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, राइट। ये उस मोशन को अपोज करता है। मतलब बजाहिर तो देखो, बजाहिर तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है ना, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, ठीक, लेकिन इट जस्ट ट्राइंग टू मूव, सो सच सॉर्ट ऑफ अ मोशन इज इंपीडिंग मोशन, राइट। सो फ्रिक्शन अपोजेस सच सॉर्ट ऑफ मोशन, जो इंपीडिंग फोर्स को, इंपीडिंग मोशन होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि फ्रिक्शन खाली एक्चुअल मोशन को अपोज नहीं करता है, वो एक्चुअल मोशन को भी अपोज करता है और इंपीडिंग मोशन को भी अपोज करता है, ठीक है। जो मोशन होने वाली है, विच इज अबाउट टू बिगिन, जो जस्ट अभी स्टार्ट होगी, ठीक है, राइट। सो उस मोशन को हम इंपीडिंग मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात यहां पे एक और चीज इंपॉर्टेंट, इट इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, it is self-adjusting force, okay. Let me say what you mean by self-adjusting force. देखिए, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं ना, तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहां से क्या आती है? स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, अब आप क्या करें, सुनिए, आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दें, ओके। आप एक्सटर्नल फोर्स को क्या करो? बढ़ा दो। जब आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे, व्हाट विल हैपन? स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। देखो, अगर आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक है, इफ देयर इज अ ब्लॉक लाइक दिस वे, एंड आप क्या कर रहे हो? आप इसको मूव करवाने की कोशिश करो। फ्लोर पर है ये ब्लॉक, फ्लोर पर है, तो आप इसको मूव करवा रहे हो, ठीक है, लाइक दिस वे। आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। जब आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो व्हाट विल हैपन? एकदम से ये मोशन में तो नहीं आएगा ना, ये एकदम से चलने नहीं लगेगा। जब आप इसे फोर्स अप्लाई करोगे ना, ओके, ये मूव नहीं करेगा। अब मैं पूछूंगा, यार आप फोर्स तो लगा रहे हो, ये मूव क्यों नहीं कर रहे? आप बोलोगे सर हम एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो यहां से स्टैटिक फ्रिक्शन भी है अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस फोर्स को बिल्कुल कैंसिल कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स को। तो इसलिए हमारे फोर्स का कोई इफेक्ट अभी तक नहीं है, ठीक है कि नहीं। अब आप क्या करो? यू इंक्रीज द फोर्स, ओके। आप एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा दे और बढ़ा दो, तो व्हाट विल हैपन? द ऑब्जेक्ट विल स्टिल नॉट मूव, ऑब्जेक्ट अभी भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या कहोगे? हमने फोर्स तो बढ़ाया, शायद एक्सटर्नल ये जो फ्रिक्शन है ना यहाँ पे, ये भी बढ़ गया है, राइट, ठीक है कि नहीं, है ना। उसके बाद आप और वैल्यू बढ़ा दो एक्सटर्नल फोर्स का। अगर ऑब्जेक्ट अब भी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है स्टैटिक वैल्यू का फ्रिक्शन और बढ़ गया है, ठीक है। तो ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ जाता है, राइट। लेकिन हमेशा नहीं होता है। अगर हमेशा बढ़ता रहता तो ऐसे तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आता, है ना। ये हमेशा नहीं बढ़ता है। जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो इसका वैल्यू बढ़ जाता है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ जाता है, और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू और बढ़ जाएगा। देयर विल बी ए मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, ओके। एक अपर लिमिट होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, जिससे आगे ये नहीं बढ़ सकती,
समझ आ रही है बात? से फॉर एग्जांपल यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन। ओके, आप अप्लाई कर रहे हो 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन। आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अगेन 10 न्यूटन। ओके, लेकिन जब आप क्या कर रहे हो, आप स्टैटिक फोर्स लगा रहे हो अब 12 न्यूटन, नाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग। ओके, अब स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो रही है, तो होगा क्या, उस टाइम पे आपका फोर्स ज्यादा हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, एंड द ऑब्जेक्टिव begins to move. Okay, the object begins to move, right? So it has a maximum value, right? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। देखो मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूं। अगर आप इस ब्लॉक को मूव करवाना चाहते हो, ठीक है, व्हाट यू नीड टू अप्लाई, फोर्स। पहले आप छोटा सा कुछ फोर्स लगाओ, विल इट मूव? नो। व्हाई? क्योंकि आपका फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन बराबर है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा फोर्स को बढ़ा दो, तो अब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो होगा क्या, एक्सटर्नल फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन अब भी बराबर है। स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ चुकी है, ठीक है, आपने फोर्स बढ़ाया, अब आप थोड़ा और बढ़ा दो फोर्स को, स्टैटिक फ्रिक्शन और बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब सोचो जरा, अब आप और फोर्स लगा रहे हो एंड ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव, ऑब्जेक्ट इसी के साथ मूव कर रहा है, तो मतलब आप क्या कहोगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन को जितना बढ़ना था ना वो बढ़ चुका है, अब उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, राइट, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है दैट हैज बिकम सम मैक्सिमम वैल्यू, अब वो नहीं बढ़ेगा, राइट। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, राइट। सो इस पॉइंट को नोट करेंगे, एज एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीजेस, as external force increases, value of static friction also increases. Static friction also increases. This happens till static friction Fs reaches to maximum वैल्यू, टू मैक्सिमम वैल्यू। ओके, ठीक, कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताइए लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, आप बोलेंगे ये भी फ्रिक्शन ही होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन ही होती है, लेकिन उसका मैक्सिमम वैल्यू, राइट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, okay, now see what I actually told you. I told you the maximum value of force of friction which comes into play. Okay, the maximum value of friction, force of friction which comes into play, just before ऑब्जेक्ट बिगिंस टू मूव, है ना, बिगिंस टू मूव इज कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, वी कैन राइट इट लाइक दिस वे, एफ एस इज द स्टैटिक फ्रिक्शन और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है, एफ एस मैक्सिमम, राइट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, the limiting value of static friction. Okay, static friction का सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ठीक। देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो वैल्यू है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये वाला वैल्यू है ना, आप इस तरह से अगर आप ग्राफ भी बनाना चाहो तो इस तरह से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, आप इस तरह से ग्राफ को फिलहाल ड्रॉ कर सकते हो, है ना। आप एक्सटर्नल फोर्स और जो है ना ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस पर ग्राफ बना सकते हो। यहां से ले लीजिए आप अप्लाइड फोर्स और यहां से आप ले लीजिए फ्रिक्शन। ओके, से व्हाट हैपेंस इफ यू आर इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस, इफ यू आर अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेस, एंड इस तरह से ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, ठीक, राइट। तो इसका एक मैक्सिमम वैल्यू भी है ना, अब ये आ गया इसका मैक्सिमम वैल्यू, मान लीजिए यहां पे, तो ये जो वैल्यू है ना, इसी वैल्यू को कहते हैं एफ एस मैक्सिमम, मीन्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे बड़ा वैल्यू है ना,
इसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, ऑब्जेक्ट विल बिगिन टू मूव। ओके, ऑब्जेक्ट मूव करेगा, राइट। असल में जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, समझो, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो तब भी होती है फ्रिक्शन, उस फ्रिक्शन को काइनेटिक कहते हैं, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे आने वाले में कि ये जो है ना, ये काइनेटिक फ्रिक्शन वो कांस्टेंट होती है। आई विल राइट इट लाइक दिस। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, आई विल एक्सप्लेन दिस पार्ट, है ना। फिलहाल आप इस पार्ट को याद रखो कि पहले क्या होता है, अप्लाइड फोर्स बढ़ता है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ जाती है, ठीक, टिल इट रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू, है ना, ठीक, राइट, ठीक है। तो ये कहां पे मैक्सिमम वैल्यू रीच कर गया, इस फोर्स पर। दिस इज द अप्लाइड फोर्स एट दैट टाइम, है ना। इस अप्लाइड फोर्स पर ये क्या कर गया, मैक्सिमम वैल्यू इसने आया स्टैटिक फ्रिक्शन को। अब अगर आप इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट विल डेफिनेटली मूव, राइट, ठीक है। तो चलिए ठीक है। अब यहां पे एक और चीज है, देख लीजिए, अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है विच इज जस्ट लाइक दिस वे, है ना। अब ये क्या कर रहा है, दिस ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव, ध्यान रखो, यहां से आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, है ना, ठीक। तो यहां से क्या हो रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन हो रही है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट भी होगा ना, डाउनवर्ड mg, ओके। अब जरा सोचो, ये एक्सटर्नल फोर्स इस स्टैटिक फ्रिक्शन को बैलेंस करेगा, ओके, लेकिन ये जो डाउनवर्ड वेट mg है, इसको बैलेंस कौन करेगा? एक्चुअल में यहां पे कोई फोर्स नहीं है जिसको बैलेंस करेगा, ठीक है, राइट। अब देखो यहां पे ध्यान से समझना, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब आप उसको नीचे फेंक रहे हो, ठीक है, किसी हाइट से आप उसको नीचे फेंक रहे हो, तो इट विल कम डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, राइट, इट विल कम डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ। नाउ एज्यूम दैट एक पर्सन है, एज्यूम करो एक पर्सन है, उसका कुछ वेट है, और उसका जितना वेट है उतने ही वेट का एक और ऑब्जेक्ट है, सेम टू सेम वेट। अगर पर्सन का 60 kg वेट है, उसका भी 60 kg वेट है, दोनों को हमने क्या किया, ड्रॉप किया किसी हाइट बिल्डिंग से, ठीक है। ओके, व्हाट विल हैपन, बोथ ऑफ देम आर ड्रॉप्ड। जब दोनों गिरेंगे तो जब ये पर्सन है, जब भी उस ऑब्जेक्ट की तरफ नजर डालेगा, दोनों नीचे आ रहे हैं, है कि नहीं, है ना। सिचुएशन इज लाइक दिस वे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नीचे आ रहा है, और यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है, इसका वेट भी है, ये बराबर नीचे आ रहे हैं दोनों। तो जब ये दोनों नीचे आ रहे हैं ना, व्हाट हैपन्स, ये बंदा पर्सन ए जब इस ब्लॉक की तरफ देखेगा जिसका वेट बराबर उतना ही जितना कि उसका है, तो ये सोचेगा ये तो रेस्ट पर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि जितनी इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है इतनी इस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है, फोर्स वेट भी बराबर है, तो दोनों इक्वल फोर्स से नीचे आ रहे हैं। तो ये बंदा जो है ना, ये देखेगा यार ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है कि नहीं। सिमिलरली अगर इस ऑब्जेक्ट से यहां पे इस पर्सन पे देखा जाए, तो ये भी दिखेगा क्या, रेस्ट पर दिखेगा, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। लेकिन इस बंदे को इंट्यूशनली पता है कि हम लोग नीचे गिर रहे हैं, ओके कि नहीं, इसको पता है वी आर फॉलिंग डाउनवर्ड्स। अब ये अपना अनुमान लगाएगा क्या, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स तो है, कौन सा फोर्स है,